दोस्तों, पैसे को सही तरीके से हैंडल करने की कला आपकी स्मार्टनेस पर नहीं बल्कि पैसे को लेकर आपके बिहेवियर पर निर्भर करता है। कभी कभी एक जीनियस भी पैसे को गंवा देता है, वही कभी कभी एक ऑर्डिनरी इंसान भी पैसे से वेल्दी बन सकता है। साइकोलॉजी ऑफ मनी समझने के लिए पहले एक कहानी के माध्यम से इसके सार को समझने की कोशिश करेंगे। कहानी कुछ इस प्रकार है। बुक के ऑथर एक होटल में काम करते थे जहाँ एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव फ्रैंकली आता था। वह एक जीनियस था जिसने यंग एज में बहुत सी कंपनीज बनाई, उसे बेच भी दी। उसके पास बहुत से पैसे थे, लेकिन उसका अपने पैसों के साथ रिलेशनशिप बहुत स्टूपिड था। वह हर समय अपने साथ नोटों की गड्डियां लेकर घूमता था, फिर बिना शराब पिए और शराब पीकर अपने अमीर होने का शो ऑफ करता था। एक बार तो उसने हद ही कर दी जब उसने अपने दोस्तों को बहुत से पैसों की गड्डियां देकर कहा उसे गोल्ड कॉइन में कन्वर्ट करने के लिए। फिर वह अपने दोस्तों के साथ समंदर के पास गया जिसमें उसने एक गेम खेला जिसमें वो गोल्ड कॉइन को समंदर में ज्यादा दूर फेंकेगा वही जीतेगा। पैसों के साथ ऐसा बेहुदा व्यवहार सिर्फ मस्ती के लिए, वह आप सोच सकते हैं उसका यह बिहेवियर कितने समय तक चला होगा। ज्यादा लंबा नहीं। ऑथर बताते हैं कि उन्हें कुछ सालों बाद पता चला कैसे वह बैंकरप्ट हो गया। इस कहानी के साथ ऑथर एक और इंसान की कहानी बताते हैं जिसका नाम रोनाल्ड जेम्स था। वह एक साधारण अमेरिका के गाँव से बिलोंग करने वाला सफाई कर्मचारी था। यह एक साधारण आदमी जब 92 साल की उम्र में मरा, देश विदेश के अखबारों में इसकी चर्चा हुई। चर्चा इसलिए हुई क्योंकि मरने के बाद उसकी नेटवर्थ 58 करोड़ थी, जिसमें से उसने 15 करोड़ अपने सौतेले बच्चों को और वहीं 43 करोड़ चैरिटी में दे दिए। अब एक साधारण अमेरिका गांव में बिलोंग करने वाले सफाई कर्मचारी के पास इतने पैसे कहां से आए? जब इसका पता लगाया गया तो पता चला कि उसकी लॉटरी नहीं लगी थी, वह तो एक साधारण जीवन जीता था। दोस्तों, यह जितने पैसे बचा सकता था उसे ब्लू चिप कंपनी के स्टॉक में लगाकर भूल जाता था। फिर कई दशकों बाद कंपाउंडिंग के पावर ने उसकी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट को इतना बड़ा नेटवर्थ बना दिया। ऑथर टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव और सफाई कर्मचारी को कंपेयर करते हुए बताते हैं कैसे जीवन में बहुत सारा पैसा कमाना है और फिर उसे बनाए रखने के लिए किसी टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। आप पैसे के साथ कैसे बिहेव करते हैं इसकी ज़रूरत है। पैसा कमाने की कला एक सॉफ्ट स्किल है। कोई भी इंसान सीखकर फाइनेंशियली सक्सेस पा सकता है। एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव जीनियस होने के बावजूद बैंकरप्ट हो गया, वहीं दूसरा सफाई कर्मचारी और कम पढ़ा लिखा होने के साथ करोड़पति बन जाता है। तो दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में 5 ऐसे नियम बताने वाले जिससे आपकी भी मनी को लेकर साइकोलॉजी चेंज हो सकती है या सही हो सकती है। तो पहला है नो वंस क्राई। ऑथर एग्जाम्पल देते हैं लॉटरी टिकट का। अमेरिकन जनता मूवीज, वीडियो गेम्स, म्यूजिक, स्पोर्टिंग इवेंट और बुक्स के कंबाइंड अमाउंट से ज्यादा लॉटरी टिकट खरीदने में खर्च करते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर लॉटरी टिकट कौन खरीदता है? ना अमीर, ना मिडिल क्लास लोग, बस गरीब लोग। वह गरीब लोग जो इतने गरीब हैं जिन्हें अगर इमरजेंसी हो जाए तो 30 से 35 हजार अरेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसे गरीब लोग वहां पर सालाना 30 से 35 हजार रुपए की लॉटरी ही खरीद लेते हैं। ऐसा क्या फाइनेंशियल सेंस लॉटरी टिकट खरीदने का बनता है? पैसा जो इमरजेंसी के समय उनके काम आ सकता है उससे वह लॉटरी टिकट खरीद लेते हैं। क्या यह फाइनेंशियल डिसीजन आपको सही लगता है? आप शायद कहेंगे नहीं, यह क्रेजीनेस है। लेकिन जो आपको क्रेजी लगता है वह गरीब आदमी के लिए रेशनल और वाइज डिसीजन है। कैसे? उसके लिए ऑथर गरीब आदमी की सोच के बारे में बताते हैं। गरीब आदमी जो लॉटरी खरीदता है वह कहता है हम लोग जो महीने में कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है। सेविंग्स की तो कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं होती। बहुत ज़्यादा सैलरी, वोकेशंस, बड़ी गाड़ी, बड़े घर, ये सब हमसे बहुत दूर हैं। उतना ही कि हम अपने बच्चों को बड़े कॉलेज में एडमिशन करवा सकते हैं। यह सब हमारे लिए सपना है। इन सपनों को जो मिडिल क्लास और अमीर जी रहे होते हैं, ऐसे सपने को साकार होने के चांसेस सिर्फ लॉटरी टिकट खरीदकर और लॉटरी लगने पर ही लगते हैं। लॉटरी टिकट खरीदते हुए हमें लगता है कि हम सपनों को सच करने के लिए पैसे दे रहे हैं। आपको यह क्रेजी लगेगा क्योंकि जो हमारे लिए सपना है वह बहुत से लोगों को आसानी से मिल जाता है। आप में से बहुत से लोग उसकी वैल्यू भी नहीं करते। इस कहानी और एग्जाम्पल के माध्यम से ऑथर बताते हैं गरीब हो, मिडिल क्लास या रिच, ज्यादातर मनी रिलेटेड डिसीजन या फाइनेंशियल डिसीजन एक्सेल की सीट पर वर्किंग करके नहीं होते हैं। इंसान के अपनी इंडिविजुअल परिस्थितियों और इमोशन से प्रभावित होकर लेता है। जो मैं डिसीजन लूंगा वह आपको क्रेजी लग सकता है और जो आप डिसीजन लेंगे वह मुझे क्रेजी लग सकता है। आपकी फाइनेंशियल सक्सेस इस पर डिपेंड करती है आप अपनी इमोशन, परिस्थितियों और कैलकुलेशन को साथ में रखते हुए पैसों के साथ कैसा बिहेव करते हैं। तो दोस्तों, नंबर 2 है लक एंड रिस्क। बिल गेट्स की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। अगर आप बिल गेट्स और उसकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआती की कहानी जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, जब बिल गेट्स साल 1968 में एक स्कूल में पढ़ते थे तो उसी समय पूरी दुनिया में 30 करोड़ सिमिलर स्टूडेंट भी थे जो हाई स्कूल में पढ़ते थे।
लेकिन पूरी दुनिया में द लेकसाइड स्कूल कुछ ऐसे स्कूलों में से एक था जिससे उस समय कंप्यूटर था। स्कूल के पास इतना पैसा और दूरदर्शिता थी कि उन्होंने अपने स्कूल के लिए कंप्यूटर खरीदा। बिल गेट्स और उनके दोस्त पॉल एनेल लाखों करोड़ों बच्चों में से एक थे। वह लकी स्टूडेंट थे जिन्हें उस समय कंप्यूटर का एक्सेस मिला। बिल गेट्स ने यह बात ऑन रिकॉर्ड भी कही है, अगर उनका स्कूल लेकसाइड नहीं होता तो शायद माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। इस तरह और भी बहुत सारे फैक्टर थे बिल गेट्स के सक्सेस होने के लिए, लेकिन लक उसमें से एक था। बिल गेट्स के एक और दोस्त केंट इवेंस की बात करते हैं। केंट इवेंस बिल गेट्स और पॉल एलन के बेहतरीन दोस्त थे। उनके सभी कंप्यूटर एडवेंचर के पार्टनर थे। बिल गेट्स का कहना है अगर केंट इवेंस ने स्कूल खत्म किया होता तो वह निश्चित माइक्रोसॉफ्ट में फाउंडिंग का पार्टनर होते, लेकिन केंट इवेंस ने स्कूल खत्म ही नहीं किया। केंट इवेंस स्कूल में ही माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट के दौरान मारे गए। उन्होंने वो रिस्क फेस किया जो लाखों में से एक को फेस करना पड़ता है। माउंटेनियरिंग में लाखों लोग जाते हैं लेकिन मरता लाखों में से एक ही है। ऑथर लक और रिस्क का कॉन्सेप्ट इस एग्जाम्पल से सिखाते हैं। बिल गेट्स और केंट इवेंस बिल्कुल एक जैसी कैपेबिलिटी रखते थे। जहां बिल गेट्स लाखों लोगों में से एक बने जिन्होंने हद से ज़्यादा सफलता प्राप्त की, जिसे लक भी कहा जा सकता है, वहीं केंट इवेंस लाखों लोगों में से वह इंसान बने जिन्हें लक का बिल्कुल अपोजिट रिस्क को फेस करना पड़ा। जहां शुरुआत एक साथ हुई थी वहीं लक और रिस्क के कारण डायरेक्शन और फाइनेंशियल आउटकम्स बिल्कुल अपोजिट हो गए। यहाँ कहानी का मतलब यह नहीं है कि बिल गेट्स की अपार सफलता के पीछे सिर्फ किस्मत थी। किस्मत के अलावा और भी बहुत फैक्टर थे, लेकिन यह कहना उचित होगा आपके एफर्ट्स के अलावा भी बहुत से फैक्टर होते हैं जो आपको डिटरमाइन करते हैं कि आउटकम क्या होगा, जो आपके कंट्रोल में भी नहीं होते। आपको सिर्फ इस बात पर विश्वास रखना है कि अगर आप फाइनेंशियली बहुत सफल हो जाओ तो यह मत मान बैठो आपने जो डिसीजन लिए हैं वह सब सही रहें तभी आप सफल हुए हैं। आगे भी वैसा ही होगा। अगर आप फाइनेंशियल फेलियर का सामना करो तो यह मत मान लो जो आपने डिसीजन लिए वह सब गलत थे इसलिए आप असफल हुए हैं। सफल होते समय भी आपके डिसीजन हार्डवर्क के साथ बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं जो आपके असफल होने पर भी आपके डिसीजन हार्डवर्क के अलावा और बहुत से फैक्टर थे। सफल होने पर भी कॉन्शियसली आगे बढ़ते रहो, असफल होने पर भी सिचुएशन और परिस्थितियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते चलो जब तक सभी फैक्टर आपके फेवर में आकर आपको सफलता ना दिला दें। तो दोस्तों नंबर 3 है व्हेन रिच पीपल डू क्रेजी थिंग्स। मनी से रिलेटेड तीसरी सॉफ्ट स्किल को बताने के लिए ऑथर रजत गुप्ता का एग्जाम्पल देते हैं जिनका जन्म कोलकाता में हुआ था, जो एक अनाथ थे। ऐसी परिस्थितियों में रहने के बावजूद 40 साल की उम्र में रजत गुप्ता दुनिया के प्रेस्टीजियस कंसल्टिंग फर्म मिक्जी के सीईओ बने। इसके अलावा भी बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल रोल में भी वह रहे। साल 2008 में उनकी नेटवर्थ करीब $100 मिलियन थी। उतना पैसा उन्होंने इकट्ठा कर लिया कि अगर इतने पैसों को बैंक में रखकर उसकी इंटरेस्ट इनकम भी आए तो 50,000 प्रति घंटे बिना कुछ किए कमाए जा सकते हैं, वो भी 24 घंटे हर रोज। लेकिन यह भी उनके लिए काफी नहीं था। वह करोड़पति से बहुत ही डिस्परेटली अमीर बनना चाहते थे। उस समय वो गोल्डमैन सक्स, जो दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल हुए। अपने अरबपति बनने के डिस्प्रेशन में इतनी वेल्थ होने के बावजूद भी उन्होंने सेटिस्फैक्शन न होने के कारण ऐसा काम किया जिससे उनकी इतने सालों की रिपुटेशन को मिट्टी में मिला दिया। उन्हें इनसाइडर ट्रेडिंग के गुनाह के लिए दोषी पाया गया। दोषी करार होने के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा। इनसाइडर ट्रेडिंग जिसका मतलब था ऐसी इन्फॉर्मेशन जो उन्हें बोर्ड मीटिंग में मिलती थी जो कॉन्फिडेंशियली होती थी, उसे उन्होंने अपने फाइनेंशियल गेन के लिए बेचा। ऑथर रजत गुप्ता के एग्जाम्पल के साथ बताते हैं ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ यह प्रॉब्लम होती है। एक फाइनेंशियल गोल अचीव करने के बाद वह दूसरा फाइनेंशियली गोल अचीव करना चाहते हैं। लखपति से करोड़पति और फिर अरबपति कुछ भी उनके लिए इनफ नहीं होता है। यहाँ इनफ शब्द बहुत मायने रखता है। जो सबसे पहले जरूर फाइनेंशियली स्किल है कि आप इनफ की डिफिनेशन जरूर बनाएं, उसके बाद रुक जाएं। पैसे से ज़्यादा अपने परिवार अपनी सुख शांति को ज़्यादा महत्व दें। सोशल कंपैरिजन यह स्किल अटेंड करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके पास BMW है, मेरे पास भी होनी चाहिए, ऐसा सोच को छोड़ना ही जरूरी है। इस इम्पॉर्टेंट स्किल को सीखने के लिए तो अपने लिए क्लियर इनफ की डिफिनेशन बनाना, इस फाइनेंशियल स्टेट को अचीव करने के डायरेक्शन में काम करना, तो फिर रुक जाना बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्किल है। तो दोस्तों इसका फोर्थ नियम है कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट ने इतना पैसिव वेल्थ कैसे बनाया, इसके ऊपर लगभग 2000 किताबें लिखी जा चुकी हैं। अगर उन सब किताबों की समरी देखें तो एक लाइन में कंक्लूड किया जा सकता है, वह इन लाइन है, This guys has been investing constantly for 3/4 of century। वॉरेन बफेट स्टॉक में तब से इन्वेस्ट कर रहे हैं जब वह बच्चे थे। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उनकी $86.5 बिलियन की नेटवर्थ है, जिसमें से उन्होंने $81.5 बिलियन की नेटवर्थ अपने रिटायरमेंट एज मतलब 60 साल के बाद बनाई है। नो डाउट वॉरेन बफेट एक फेनोमेनल इन्वेस्टर हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है
कि वह 75 साल से कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं। जितना इम्पोर्टेंस उनकी स्किल को देना चाहिए उतना या उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस टाइम को देना चाहिए। ऑथर एक एग्जाम्पल देते हैं जिसमें वो कंपेयर करते हैं वॉरेन बफेट को एक साधारण इंसान से। वॉरेन बफेट ने 10 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। जब वह 30 साल के थे तब उनकी नेटवर्थ $9.3 मिलियन थी। वहीं एक साधारण इंसान जो नॉर्मली 20 साल तक पढ़ाई करता है, उसके बाद 30 साल तक वर्ल्ड एक्सप्लोर करता है, अपना पैशन एक्सप्लोर करता है, उसकी नेटवर्थ 30 साल की उम्र में मात्र $25,000 होगी, क्योंकि उसने अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट शुरू ही नहीं की। अब अगर वह इस पॉइंट पर इन्वेस्ट करना शुरू करता है, वह 60 साल की उम्र तक 22% रिटर्न कमाता है। वह साधारण इंसान है तो 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लेता है, फिर इन्वेस्टिंग बंद कर देता है, तो प्रेजेंट टाइम में उसकी नेटवर्थ $11.9 मिलियन होगी। वहीं वॉरेन बफेट की नेटवर्थ $86.5 मिलियन है। उसकी नेटवर्थ वॉरेन बफेट की नेटवर्थ से लगभग 99% कम है। समरी में यह कहा जा सकता है कि वॉरेन बफेट की कामयाबी का सबसे बड़ा कारण है उनका बहुत छोटी उम्र में इन्वेस्टमेंट करना, फिर उसे 90 साल की उम्र तक कंटिन्यू रखना। उन्होंने 75 साल तक कॉन्स्टेंटली इन्वेस्टमेंट की, फिर उसे होल्ड करके रखा या फिर उसे री इन्वेस्टमेंट किया। उस समय ने कंपाउंडिंग के एक्सपोनेंशियल रिजल्ट उन्हें दिए। अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ कंपाउंडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट फाइनेंशियल स्किल। दोस्तों, इसका 5वां नियम गेटिंग वेल्दी भी स्टेइंग वेल्दी। ऑथर कहते हैं कि अमीर बनना एक बार के लिए फिर भी आसान है, लेकिन हमें अमीर बने रहना इतना आसान नहीं है। शायद यही कारण है कि ज़्यादातर बिजनेस स्टार्ट होने के कुछ साल बाद ही फेल हो जाते हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के एग्जाम्पल हैं, एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस अचीव करने के बाद भी ब्रोक हो गए। बिजनेस, करियर और इन्वेस्टिंग में सब में सफलता पाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है लंबे समय तक सर्वाइव करना। यह वह उनका अपना और अपनी वेल्थ को सर्वाइवल ही था। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।